आज हम कक्षा एकादशी कंप्यूटर विज्ञान विषय के पहले पाठ के अगले वीडियो के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस वीडियो में हम विवेचना करने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। मूल रूप से इस भाग में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी को प्रकट करने का या मापने का, भंडारण क्षमता का किस प्रकार बोलेंगे, इसकी मात्रक के बारे में, इसका इकाइयों के बारे में अर्थात यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर के मेमोरी कितने प्रकार के हैं, इसकी प्रकार बंटन के बारे में भी हम आज इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे हम सबको मालूम है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को वह क्रियान्वयन करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक संकेत को हम पल्स कहते हैं। पल्स जो एक डिजिटल रूप में हर प्रकार के संकेतों को रूपांतरण कर लेता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के बारे में विवेचना करें तो हम देखते हैं, अगर ये एक इलेक्ट्रॉनिक संकेत है तो इसको हम कहते हैं इन एनालॉग संकेत। ये इस प्रकार के संकेत को हम कहते हैं एनालॉग संकेत, और इस प्रकार के संकेत को हम कहते हैं डिजिटल संकेत। अब डिजिटल का मतलब क्या है? डिजिट शब्द का अर्थ, डिजिट अंग्रेजी शब्द डिजिट अर्थात डिजिट अर्थ होता है अंक। हमारा जो कंप्यूटर है वह डिजिटल कंप्यूटर है, यानी कि हर चीज को अंक के रूप में रूपांतरण करता है। कैसे अंक के रूप में? यानी कि यह एक ट्रे, इसको इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं पल्स। तो एक डिजिटल सिग्नल वो ट्रेन ऑफ पल्सेस है। एक रेल के डिब्बे की तरह लगातार बहुत सारे पल्स एक एक करके गतिशील होते हैं, तो इसको हम ट्रेन ऑफ पल्सेस कहते हैं। पल्स, इस आकृति की पल्स कहा जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल संकेत है। इसमें दो परिस्थिति होता है। अगर एक स्थिति में कोई चीज़ नहीं है, यानी कि विद्युत प्रवाहित नहीं हो रहा है उस समय क्षण के लिए, उस पल में अगर विद्युत नहीं है तो उसको हम जीरो मानते हैं। अगर विद्युत है तो हम 1 मानते हैं। तो यहाँ दो ही परिस्थिति होता है, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, सत्य या असत्य, हाई या लो, 1 या 0। हर चीज को इसी प्रकार के 1 और 0 में रूपांतरण करके ही काम में लिया जाता है। इसीलिए हम इसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वे सारे डिजिटल श्रेणी में आते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में 0 और 1 को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। दो ही अंक हुआ, यानी कि हर चीज कंप्यूटर 0 और 1 में रूपांतरण करके ही क्रियान्वयन करता है। तो 0, इस संख्या प्रणाली में सिर्फ दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसके अलावा कोई तीसरा अंक है ही नहीं, इसलिए इसको बाई कहा जाता है। मोनो, ग्रीक भाषा में मोनो मतलब एक, कार्बन मोनोऑक्साइड आपने सुने होंगे। मोनो मतलब एक, बाई यानी कि 2, बाई या डाई, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना और डेका 10। इस प्रकार के 10 तक की गिनती रोमन पद्धति में व्यवहार में लिया जाता है। तो बाई मतलब 2, जैसे हम कहते हैं बाई साइकिल, बाई साइकिल। अब BICYCLE, साइकिल जब 2 पहिया होता है तो हम उसको बाई साइकिल कहेंगे। ट्राई साइकिल रिक्शा को हम 3 पहिया होता है, इसलिए उसको ट्राई साइकिल कहते हैं। ट्राई मतलब 3। तो बाइनरी डिजिट को संक्षिप्त रूप में हम कहते हैं बिट। क्या कहते हैं? बिट। छोटा बी के द्वारा भी व्यवहार में ले जाता है। यानी कि एक ट्रेन ऑफ पल्स में बहुत सारे इस प्रकार के 0 1 1 0 0 0 1 ऐसा बहुत सारे 0 और 1 के रूप में दिया जाता है। अगर इनकी 4 बिट की समूह बना दिया जाएगा तो उसको हम कहते हैं 4 बिट की समूह से हम कहते हैं इसको निबल कहते थे पहले। इंटेल 4004 तक जब वर्ड साइज 4 का था,
यानी कि NIBBLE निबल कहा जाता था, 4 बिट की समूह हुआ करता था। जब इंटेल 8008 प्रोसेसर हुआ जिसके अंदर 8 बिट प्रोसेसर लगाया गया, 8 बिट की समूह को 1 बाइट कहा गया। अब 1024 बाइट को हम कहते हैं 1 किलो बाइट, यानी कि किलो बाइट। 1024 किलो बाइट से हम कहते हैं इसको 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट से हम इसको कहते हैं 1 गीगाबाइट, जीबी। 1024 गीगाबाइट से बनता है 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट से बनता है 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट 1024 पेटाबाइट से बनता है 1 एक्साबाइट। 1024 माफ करना, एक्साबाइट से हम बनाते हैं 1 जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट से बनता है 1 योटाबाइट। अब यहाँ आप कहेंगे 1024 क्यों? क्योंकि यह बाइनरी संख्या प्रणाली है। बाइनरी में 2 ही अंक होते हैं और 2 की घातांक जो है 10, जो कि 1000 किलो कहने का मतलब हम 1000 जानते ही हैं, किलोग्राम 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। परंतु जब हम बीट और बाइट के बारे में बात करते हैं, किलो का मतलब होता है 1024, क्योंकि 2 के घात 2 को 10 बार गुणा करेंगे, 2 के घातांक 10, 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 करके 10 बार अगर गुणा किया जाता है तो 1024 आता है। इसी प्रकार की यहाँ 2 के घात 20, 2 के घात 30 गुणा 30, 40, 50, 60, 70 और 2 के घात 80 को हम YB यानी कि योटाबाइट कहा जाता है। 2 को 80 बार गुणा करने पर जितने होंगे, तो मान के चले मैं कहूँगा कि 1 टेराबाइट में, 1 TB में कितने बाइट है, कितने बाइट है। तो अगर 1 टेराबाइट में आप विवेचना करेंगे कितने बाइट है, तो उसको हम 1024 GB, 1024 GB, प्रत्येक GB में 1024 MB है, यानी कि 1024 गुणा 1024 MB में आ गया। उसको KB में करना है तो फिर 1024 गुणा करेंगे, 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, फिर अगर 1024 में गुणा करते हैं तो वह बाइट में आ जाता है। यानी कि 4 बार गुणा करेंगे। अगर TB को करता हो 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट, ठीक है ना, यानी कि 2 के घात 40 बाइट होता है 1 टेराबाइट की धारण क्षमता, जो सामान्यतः आजकल बाजार में जो हार्ड डिस्क उपलब्ध होते हैं वो टेराबाइट में उसकी भंडारण क्षमता को बताने के लिए प्रकट किया जाता है। ये रहा मोटा मोटा हमारा मेमोरी यूनिट्स को मापने का या बताने की मात्रकों के बारे में परिचय। अब हम विवेचना कर रहे हैं मेमोरी के प्रकार के बारे में। हम सब जानते हैं ब्लॉक डायग्राम वाली भाग में पढ़ते समय कंप्यूटर के अंदर 2 प्रकार के मेमोरी का व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर में जो मेमोरी उसकी CPU अर्थात उस कैबिनेट के अंदर रखा गया है, व्यवस्था उसके अंदर रखा गया है कैबिनेट के अंदर, उसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के बारे में हमने बात किए थे, जैसे हमारा स्मृति या याददाश्त जो होता है वो हमारे लिए इंटरनल है, आंतरिक है। इसी प्रकार के शब्दों के द्वारा हम प्रकट करते हैं
इसको हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक भंडार, या इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जो हमारा याददाश्त हमारे शरीर के मस्तिष्क के अंदर है। हिंदी में अगर विवेचना करते हैं तो इसको हम आंतरिक मेमोरी कहते हैं या प्राथमिक मेमोरी कहते हैं या मुख्य मेमोरी कहते हैं। पर उसके विपरीत जो कैबिनेट से बाहर है, सिस्टम यूनिट से बाहर है, उसको हम इंटरनल के बदले में हम कहते हैं इसको एक्सटर्नल, यानी कि बाहर। प्राइमरी के मतलब बदले विपरीत में हम कहते हैं इसको सेकेंडरी, और मेन के बदले में हम कहते हैं इसको ऑक्सिलरी। इसको हिंदी में ऐसा कहा जाता है, इसको कहा जाएगा बाह्य, द्वितीयक या सहायक। ये दो प्रकार के मेमोरी के बारे में बात किया गया है। जो चीज़ अंदर है इंटरनल, तो अंदर कौन कौन सी मेमोरी है, जैसे हमने बात किए थे कि दो प्रकार के याददाश्त हमारा है। कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बार बार हम जानने के बाद भूल जाते हैं। इस प्रकार की जो मुख्य मेमोरी जिसको माना गया है, इसको हम रैम मेमोरी कहते थे। यह है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली इसको एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम मतलब बिना किसी क्रम में। जैसे मैं एक एक करके लगातार अगर बैठाता हूँ तो उसको क्रमिक या सीक्वेंशियल कहेंगे। किंतु अगर मैं किसी भी लाखों करोड़ों कोशिकाओं में जो सेल्स रखे गए हैं मेमोरी के, उसके अंदर कहीं भी रखता हूँ और कहीं से भी पढ़ता हूँ, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, यह वास्तव में वोलाटाइल इन नेचर होता है। मैं कह रहा हूँ वोलाटाइल, यानी के वोलाटाइल अर्थात अस्थाई, ये मिट जाता है। जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक सारे कार्य इसी मेमोरी में क्रियान्वयन हो रहा है, किंतु यह मेमोरी बारंबार रिफ्रेशिंग पल्स सिग्नल के द्वारा साफ भी होता है या मिटाने के लिए उसको विद्युत संकेत दे करके ही उसको मिटाया भी जाता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इसके अंदर की सारी चीज़ें लगातार बदलते रहते हैं, ये स्थायी रूप में नहीं रहता है। जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, या रिस्टार्ट करवाते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है। तो पहले सिंपल रैम के लिए हमने स्टैटिक रैम, एस रैम, जो थोड़ी देर के लिए स्थायी रखने के लिए व्यवहार में लेते थे। फिर डी रैम यानी कि डायनामिक रैम, या एच डी रैम या डी डी रैम। इस प्रकार के अलग अलग रैम की प्रकार बंटन हुआ है। ये किस प्रकार की स्टैटिक स्थायी तौर पर रहता है, इसको मिटाने के लिए पल्स सिग्नल की जरूरत होगा। मिटाने के लिए इसको कोई इलेक्ट्रॉनिक संकेत दिया जाएगा, जबकि ये डायनामिक ये बदलता रहेगा। जब तक उसको रिफ्रेशिंग करने नहीं मिलेगा ये साफ होता रहेगा, इसलिए यह अस्थायी, प्योरली अस्थायी हो जाता है। पर ये विभिन्न प्रकार के रैम जो है कंप्यूटर में उपलब्ध होते हैं। यह मुख्य मेमोरी जो कि अस्थायी होता है, इसके अंदर स्थायी मेमोरी की भी प्रावधान रखा गया है, जिसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी या रोम। ये रीड ओनली मेमोरी जो होता है, यह निर्माता के द्वारा निर्माण करते समय इसके अंदर बूटिंग वाला प्रोग्राम को, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को संचित करके रख दिया जाता है। जब भी कंप्यूटर बंद रहता है तो भी इसके अंदर तथ्य मिटते नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन वोलाटाइल इन नेचर कहते हैं। यानी कि मैं ये कहूँगा कि यह स्थायी मेमोरी है। इसके अंदर की चीज़ें, कंप्यूटर बंद रहता है
तो भी इसके अंदर की जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है यह मिटता नहीं है, ये संधारित तो रहता है। तब जाकर के जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के द्वारा ही कंप्यूटर वापस कार्य करने की स्थिति में आता है। कंप्यूटर की कार्य करने की स्थिति में आने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूट मतलब जूता। जैसे हम जूता में आजकल लेस बांधते हैं, पहले समय में हम स्ट्राप बांधा करते थे, स्ट्राप यानी कि पट्टा। तो पहले के जो जूते अगर आप देखोगे अंग्रेजों के समय के अगर कोई जूता देखेंगे तो उसके अंदर आज भी पट्टों के प्रयोग में लिया जाता थे। तो उस तरह का प्रोग्राम जो कंप्यूटर को कार्य करने की स्थिति में लाता है उसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। जब कंप्यूटर बूट हो जाता है, जब हम जूते पहन लेते हैं, यानी कि हम हमारे विद्यालय जाने के लिए तैयार हैं, जब तक जूते पहन करके हम बाकी दैनिक नियमित कार्यों को नहीं करते। जूते पहन लिए इसका मतलब हम कार्य करने के लिए बाहर है, हमारा एक कदम घर के अंदर है तो दूसरा कदम घर के बाहर है, बस तैयार है आपको और हम चल दिए। तो कंप्यूटर को भी कार्य करने की स्थिति में लाने की प्रक्रिया को ही हम बूटिंग कहते हैं। ये जो बूटिंग करने के लिए प्रोग्राम होता है वो हमारा रीड ओनली मेमोरी में स्थायी तौर पर रखा गया है। अगर हम विवेचना करते हैं कि रोम मेमोरी के अंदर हम देखते हैं कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है जिसे एक बार प्रोग्रामिंग किया जाता है। वास्तव में ये सिर्फ पढ़ा जा सकता है, रीड ओनली सिर्फ पढ़ा जा सकता है, किंतु एक बार प्रोग्राम करने के लिए अगर बाजार में रोम मिलता है तो उसको प्रोग्रामेबल कहते हैं। अगर फिर भी एक बार मिटाने की ज़रूरत पड़ता है कभी कभार, और हार्डवेयर इंजीनियर या निश्चित संयंत्रों में जहाँ कंप्यूटर के निर्माण होते हैं वहाँ अगर उसको लिखने के लिए मिटा करके फिर से लिखने के लिए व्यवस्था है तो इस प्रकार के रोम को हम ईप्रोम कहते हैं। वह इलेक्ट्रिकली मिटाया जा सकता है या पराबैंगनी किरणें जैसे अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है। तो हम कहते हैं यूईप्रोम, यानी कि सामान्य सूर्य की किरणों के अंदर रख करके भी नीचे रख देने पर भी यह रोम की चीज़ें मिट जाएगा जिसे दोबारा हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रोम के बारे में परिचय दिया गया। अब हम ये हुआ इंटरनल। अच्छा, इंटरनल मेमोरी के अंदर और एक प्रकार की मेमोरी भी सीपीयू के अंदर व्यवस्था की गई है जिसे कहा जाता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वास्तव में कंप्यूटर की सीपीयू की गति बड़ी तेज है, रैम मेमोरी की गति धीमी है। तो रैम तेज गति के चलने वाले सीपीयू और धीमी गति के रैम मेमोरी के बीच में तालमेल बैठाने के लिए एक मध्यवर्ती एक इंटरनल मेमोरी की प्रावधान रखा गया है जिसे कैश मेमोरी कहा गया है। तो कैश मेमोरी का मूल उद्देश्य यह है कि सीपीयू जो तेज़ गति से तो डाटा को संधारित करने के लिए रैम मेमोरी को भेजता है या पढ़ने के लिए वहाँ से आदेश में लेता है, वो सामयिक तौर पर कैश मेमोरी में संग्रहित करके रखने का कैश मेमोरी का उपयोगिता है। दो प्रकार के होते हैं, L1 कैश और L2 कैश। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर जो व्यवस्था कर दिया गया है जिस कैश के, उसको हम कहते हैं L1 कैश, और बाहर से मदरबोर्ड के ऊपर सर्किट के अंदर अगर कोई कैश मेमोरी का प्रावधान रहता है तो उसको हम कहते हैं L2 कैश। तो सबसे पहले जब सीपीयू कोई डाटा को खोजता है पढ़ने के लिए तो वो सबसे पहले खोजता है कि कैश मेमोरी में है क्या। अगर कैश मेमोरी में है तो उसको काम करने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, किंतु अगर यहाँ से नहीं है तो फिर संकेत कंट्रोल सिग्नल भेजता है रैम मेमोरी से पढ़ने के लिए। तो रैम मेमोरी से पढ़ करके सीपीयू में लोड करना, फिर सामयिक तौर पर उसको या अंतिम उत्तरों को भी भेजा जाएगा रैम मेमोरी में, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। जब तक कार्य चला रहा होता है, कोई हिसाब आदि चल रहा होता है, वो आंतरिक परिणामों को कैश मेमोरी में संग्रहित करता है। इससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाता है। ये हुआ विभिन्न प्रकार के
इंटरनल मेमोरी के परिचय। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि बाह्य भंडार यंत्रों के बारे में। पहले ज़माने में हमने इतिहास बाह्य भंडार यंत्रों के बारे में हम जब विवेचना करते हैं तो आपको इतिहास के बारे में बता दिया गया कि पहला बाह्य भंडार संधारण करने के लिए युक्ति था हमारा पॉन्च्ड कार्ड। पॉन्च्ड कार्ड, पॉन्च का मतलब होता है छिद्र। छिद्र यानी कि एक एक कार्डबोर्ड के ऊपर छेद बना करके ही तथ्यों को संग्रहित होता था। आपको उस समय में भी जानकारी दी गई थी कि हर चीज़ को होलेरिथ कोड जो कि 12 बीट कोड 0 और 1, प्रत्येक अक्षरों को 12 बीट की समूह में यानी कि 12 0 और 1 की समूह में एक कोडिंग पद्धति के द्वारा उसको रूपांतरित करते थे एक कोड में 0 और 1 में, और उसी क्रम में एक स्तंभ में छेद बनाते थे। इसी प्रकार की 80 स्तंभ होते थे एक कार्ड के ऊपर, अर्थात एक वाक्यों को एक कार्ड के ऊपर रखा जाता था। परंतु समय के चलते पेपर लगातार रखने के लिए हमने पेपर टेप का इजाद किया, कागज़ के टेप का। तो ये पेपर टेप पोस्ट कार्ड ये कागज़ के बने होते थे जो कि समय के साथ खराबी होने का डर रहता था, नुकसान होता था, फट फुटा जाता था। तो इस प्रकार की छेद ज़्यादा होने से उसकी जीवन काल बहुत कम था। इसके लिए बाद में हमने चुंबक के द्वारा मैग्नेटिक टेप का निर्माण ये उपयोग किए। मैग्नेटिक टेप हो या मैग्नेटिक डिस्क, इसके द्वारा चुंबकीकृत करके सतह के ऊपर चुंबकीकृत करके तथ्यों को रखा गया। ये डिस्क में हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क या विंचेस्टर डिस्क भी उसके आगे आता है। तो इस प्रकार की डिस्क के ऊपर क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रैक्स हुआ करता था। इस तरह का गोलाकार वृत्ताकार ट्रैक्स होते थे। ये एक सतह होता था। इस सतह के ऊपर विभिन्न ट्रैक्स में 0 और 1 को संधारित करता था चुंबकीकृत करके, यानी कि मैग्नेटाइज्ड करके तथ्यों को इसके ऊपर संग्रहण किया जाता था। इस प्रकार के एक मैग्नेटिक डिस्क को प्लास्टिक आवरण के अंदर रख करके सुरक्षित किया जाता था ताकि उसके ट्रैक के ऊपर धूल की कण से बचाना था, और हाथ से उसे छू लेने पर भी उसकी चुंबकीय क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता था। इसीलिए उस सतह को बचाने के लिए उसे प्लास्टिक के आवरण में रख करके बाजार में लाया गया था। और ये जो है वो 2 आकार का मिलता था, 5.25 इंच का, जिसका धारण क्षमता 1.2 मेगाबाइट था। और उसके बाद उससे थोड़ा छोटे और थोड़ा कड़क, थोड़ा मजबूत आवरण के द्वारा 3.5 इंच का फ्लॉपी बाजार में उतारा गया, जिसका धारण क्षमता बड़ी वाली फ्लॉपी जो कि 5.25 इंच का था उससे भी ज्यादा था, थोड़ा सा 1.44 मेगाबाइट। इस प्रकार की कई सारे सतह को, मैग्नेटिक सतह को एक ही आवरण के अंदर संचित करके रखा गया। प्रत्येक डिस्क के ट्रैक से सिलेंडर यानी कि बेलनाकार आकृति के द्वारा जो बनता है उसके ऊपर डेटाओं को सुरक्षित करके रखा गया। और इस तरह का परमानेंटली कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर रहने वाला हार्ड डिस्क इस प्रकार की कई सारे डिस्क की समूह से बनाया गया। तो हार्ड डिस्क जो कि एक बाह्य भंडार यंत्र होते हुए भी कंप्यूटर की सीपीयू के कैबिनेट के साथ अंदर व्यवस्थित करके रख दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जहां से रैम मेमोरी में लोड होता है। इसलिए इसे कंप्यूटर स्विच चालू करने के तुरंत बाद कंप्यूटर के रोम मेमोरी का बूटस्ट्रैप प्रोग्राम हार्ड डिस्क के अंदर के जो बूट एरिया है वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। इसलिए यह अनिवार्यतः हमारे कंप्यूटर के अंदर यानी कि सीपीयू कैबिनेट के अंदर होना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के हार्ड डिस्क के बाद बाह्य भंडार के रूप में हमने सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि सिर्फ रीड ओनली मेमोरी था, बाद में रीड राइट सीडीज यानी कि री राइटेबल सीडीज भी बाजार में उपलब्ध हुआ। फिर डीवीडी, सीडी के धारण क्षमता लगभग 700 MB था, जबकि डीवीडी के जो धारण क्षमता था वो 4.7 GB तक था। इस प्रकार के
सीडी और डीवीडी जो अभी भी हम देख रहे हैं, ये कुछ समय पहले ही थोड़ा प्रयोग कम होने लगा है, क्योंकि अभी इनके स्थान ले लिया पेन ड्राइव। ये जो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड कहिए, यह पेन ड्राइव डाटा स्थानांतरण करने की सबसे आसान तरीका माना गया। इसे इंटेलिजेंट स्टिक भी कहते हैं। तो पेन ड्राइव जो भी हम डाटा को संचित करके एक दूसरे जगह का लेने के लिए या रखने के लिए बाहर रखते हैं, इसकी धारण क्षमता बहुत ज्यादा होने लग गया है। 32 GB 64 GB का भी पेन ड्राइव मिलने लग गया। कहाँ आप सोचिए कि यहाँ 4 GB से 5 GB की बात था, कहाँ ये 64 65 GB के बारे में बात हो रही है। जबकि डीवीडी में एक बार लिख देने के बाद उसको दोबारा रीराइट नहीं कर सकते, जबकि पेन ड्राइव में हम बार बार इसको सामान्य ड्राइव की तरह लिखना और मिटाने का कार्य कर पाते हैं, रीराइटेबल है। तो इसलिए ये ज्यादा लोकप्रिय हो गया। इसके मध्य में एक 100 MB वाला एक जीप ड्राइव भी बाजार में कुछ दिन के लिए आया था फ्लॉपी डिस्क का थोड़ा बड़ा सा रूप, जिसके जो कि 100 MB की, यह 1-1.5 MB के तक काम में लेने के लिए फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था। सीडी से पूर्व जीप डिस्क का भी प्रचलन भी था कुछ दिन के लिए, परंतु आज सॉलिड स्टेट ड्राइव ज्यादा लोकप्रिय है। ब्लू रे डिस्क है, इनकी धारण क्षमता, भंडारण की क्षमता और लाइफ बहुत अच्छा होता है। इसलिए डाटा को बाह्य भंडार के रूप में सुरक्षित करने के लिए इनका भी प्रयोग ज्यादातर होने लग गया है। एसएसडी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये हुआ हमारे कंप्यूटर के पेरिफेरल्स के कुछ परिचय। धन्यवाद।